हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। मैं कार्तिकेय भारतवंशी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बेहतरीन केस लॉ के साथ। जी हाँ, बेहतरीन मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो केस लॉ है ना, वो कहीं न कहीं जो हमारे एमपी एमएलए साहब हैं उनसे रिलेटेड है। हम देखते हैं जब हमारे देश की जो राजनीति में जो धन बल बाहुबल का जो प्रकोप जिस प्रकार से जो चला आ रहा है, उससे संबंधित ये केस लॉ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एकदम शिद्दत से ध्यान से आंखों को बंद करके बस मेरी इस ऑडियो लेक्चर को सुनिएगा। यकीन मानिएगा आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे इस केस लॉ में जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का केस लॉ। तो आज के केस लॉ का नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। ठीक है, तो चलिए इस केस लॉ को शुरू करते हैं। देखिए, इस केस लॉ की कहानी को जानने से पहले हमें कुछ बातों को जानना होगा। ठीक है, और वो बातें क्या है? हम देखते हैं कि हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं, कहीं न कहीं वो धन बल और बाहुबल के बिना नहीं होते हैं। ठीक है, और आप ये भी ध्यान से देखिएगा कि तमाम ऐसे अपराधी होते हैं जो क्या करते हैं, चुनाव जीत के आते हैं और हमारे सांसद और विधायक बन जाते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है साहब। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि हमारी उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में राजा भैया जी थे, जिनको कि जेल मंत्री बनाया गया था। आप सुनिएगा, इनको जेल मंत्री बनाया गया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके पिताजी के ऊपर अपराधों का अंबार था। आप एक बात सोचिए, जिस व्यक्ति के घर में अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं न कहीं अपराधों में संलिग्न है और उसी के घर के किसी सदस्य को मंत्री बना दिया जाता है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या वो व्यक्ति जो है, जो मंत्री पद पे बैठा हुआ है, क्या वो समान रूप से न्याय करेगा? कागज़ के पन्नों में तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो करेगा, वो तो संविधान की शपथ लेता है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, ये हमारे और आपसे बिल्कुल छिपा नहीं हुआ है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत नाम की एक कमेटी थी, जो कहीं न कहीं इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म को लेके प्रचलित थी। ठीक है? इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म को लेके कहीं न कहीं जो चुनाव-वुनाव होते थे, उससे संबंधित थी। ठीक है? अगर हम पिछले 70 सालों में इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो पिछले 70 सालों में इतिहास जो है ना, लगातार अपने आप को बदलने का प्रयास किया है। कैसे बदलने का प्रयास किया है, धीरे-धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? अतः ये बात करते हैं उस समय की जब लिली थॉमस, जिनकी उम्र थी 85 वर्ष। जी हाँ, इनकी उम्र 85 वर्ष थी, जो क्या थी, कहीं न कहीं लोक प्रहरी की जुगलबंदी के साथ इन्होंने पीआईएल किया था। ये जब देखती थी हमारे देश में, जब इस तरह के चुनाव होते थे जहाँ धन बल बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता था और कहीं न कहीं लोगों के साथ न्याय नहीं होता था, तो इनको लगता था कि भाई ऐसे हमारे देश में अगर चलते रहेगा तो कहीं न कहीं हमारी पब्लिक के साथ, हमारी जनता के साथ धोखा है, ये न्याय नहीं है। तो इसी चीज़ को लेके ये पीआईएल करती हैं और जिसमें इन्होंने क्या किया था, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का प्रयास किया था। ठीक है? इन्होंने एक पहल की थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हम इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक पहल कर रहे हैं। ठीक है? चलिए हम कुछ धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं कि वह कौन-कौन सी धाराएँ हैं और कौन-कौन से अनुच्छेद हैं जो इस कहीं न कहीं लिली थॉमस के केस में इसको वर्णित किया गया था। तो सबसे पहला अगर हम धारा के बारे में बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8 सब क्लॉज उसका 4 है और उसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट की सेक्शन 89 सब क्लॉज 4 ये भी उसी की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1, 194 आर्टिकल। ठीक है, ये 4 जो विषय थे इस केस में कहीं ना कहीं डिस्कस किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए पीआईएल की गई थी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली धारा जो 89 है, जो हमारी धारा 89 है, इसके अंदर 2 साल से कम की सज़ा है तो 3 महीने उसे अपील का समय दिया जाएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस धारा हमारी 89 में क्या कहता था, हमारी धारा 89 में ये बताया गया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से कम की सज़ा होती है तो क्या किया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं 3 महीने उसे अपील का समय दिया जाएगा। आप सोचिए, नॉर्मल इंसान को तो ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन अगर कोई सांसद, मंत्री, नेता, विधायक है तो उनको क्या होता है, 3 महीने का समय मिलता है और वह उसके पक्ष में आने लगता है। कहीं ना कहीं जब आप सोचिए, जब इतना लंबा समय हो जाता है तो उनके पक्ष में क्या होता है, फैसला आने लगता है। कैसे आने लगता है, तो
फिर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं तो वह निर्णय आने पर पद पर बना रह सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब तक वो निर्णय नहीं आ जाता है उस केस के, उस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहता है। तो एक प्रकार आप देख रहे हैं कि एक प्रकार वो अपराधी है जिसका ट्रायल के लिए उसको 3 महीने का समय मिल रहा है उसकी सुनवाई के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक वो अपने पद पर बने रह रहे हैं। तो ये हमारे 89 में था, ठीक है। इसके अलावा लिली थॉमस में इसको गलत बताया गया। लिली थॉमस के केस में इस चीज़ को गलत बताया गया। इन्होंने कहा कि देखिए ये गलत है, ये हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। और ये कहा गया कि आप ऐसा प्रावधान कीजिए कि अगर किसी भी एमपी एमएलए को अगर कोई भी सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता को तुरंत बहिष्कृत कर देना चाहिए, तुरंत उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए, ठीक है। फिर नेताओं ने क्या दलील दी उसको भी हम सुनते हैं। नेताओं ने दलील दी कि संसद को चलाने के लिए एक कोरम की आवश्यकता होती है। देखिए भैया, हमारी जो सरकारें थी वो कहीं ना कहीं आगे बोली, हमारी जो केंद्र की सरकार थी वो बोली, देखिए ऐसा भैया कि हमारे संसद को चलाने के लिए एक कोरम की आवश्यकता होती है। अब वो कोरम कैसे होगा? हमारे यही तो नेता मंत्री, हमारे जो एमपी एमएलए होते हैं, यही तो मिलके चलाएंगे। अगर हम उनको धारा 89 को अगर हम समाप्त कर देंगे तो आप बताइए हमारी संसद कैसे चलेगी, कैसे हमारी संसद चल पाएगी? मतलब उनके कहने का मतलब वो अपराध को टारगेट नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं संसद को और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये बात कही गई थी, इसलिए नेताओं की दलील ये थी कि इसलिए हम 89 को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और उस जनता का क्या होगा जिन्होंने चुनकर हमें सदन में लाया है? और सरकार ने ये भी दलील दी, साहब अब एक बार उस जनता के बारे में तो सोचिए जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें चुन के और हमारे इस सदन में लेके आया है। अगर हम इस धारा को ख़त्म कर देते हैं तो उन जनता का क्या होगा? और पुनः अगर हम चुनाव कराते हैं तो इसमें समय की बर्बादी होगी, पैसे का नुकसान होगा। ये दलील किसने दी थी? ये सरकारों ने दलील दी थी, ठीक है। इसमें कुछ 4 पॉइंट्स हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। अपराधीकरण का कारण लेक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है। मतलब वो कौन कौन से रीज़न है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ में आते थे? अपराधीकरण का कारण। फिर क्या है? लेक ऑफ द इन्फोर्समेंट, निर्णयों को न मानना, निर्णय नहीं माना जाता था। फिर क्या है? नैरो ऑफ द इंटरेस्ट, अर्थात लोगों के अंदर धर्म जाति को लेके नेताओं को सपोर्ट करना। देखिए आज हमारे देश में भी ये होता है, आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे। हमारे देश में ये होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो हम उसको ये नहीं देखते हैं कि उसने कितना अपराध किया है या फिर वो हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं। हम ये देखते हैं, अरे अच्छा हम ब्राह्मण खानदान के, चलो वो अपने जात का है, अपने बिरादर का है, हम उसको वोट देंगे। वो हमारे धर्म का है, हम उसको वोट देंगे, वॉटेवर। आप ये मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा हमारे देश में होता है। लोग क्या करते हैं कि धर्म जाति और उसका संप्रदाय ये सब देख के उसको वोट करते हैं। तो आप बताइए कहाँ से? ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, लोगों के अंदर का ये नैरो सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। यूज़ ऑफ द मसल्स एंड मैन पावर, ठीक है। इस चीज़ को तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि मसल्स एंड मैन पावर क्या होता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर धन बल बाहुबल होता है। उस आधार पर वो क्या करते हैं? वोटों को खरीद लेते हैं, लोगों को लुभा लेते हैं या फिर अपने चुनाव में जीत जाते हैं, ठीक। फिर इसमें आगे हम बोलते हैं कि यदि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लाना है तो इफेक्टिव गवर्नमेंट को लाना होगा। देखिए इसमें कहा गया, लिली थॉमस में ये बात कही गई कि देखिए अगर हमें अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेके आना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एक इफेक्टिव गवर्नमेंट को लाना होगा और इंटीग्रिटी और पब्लिक सर्वेंट को लाना होगा, ठीक है। तो लिली थॉमस का केस इसमें मदद करेगा, ठीक। तो लिली थॉमस में ये सारी चीज़ें कही गई थी। अतः ये केस को हम कह सकते हैं कि बहुत ही लीडिंग केस है, ठीक है। अब देखिए अभी तक हम इस केस के केवल इंट्रो के बारे में बात कर रहे थे, 8 मिनट से हमने केवल इंट्रो के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इस केस के बारे में। सबसे पहले अगर हम जज के बारे में बात कर लेंगे तो इस केस में जस्टिस थे जस्टिस सैयद शहीद अहमद और जस्टिस आरपी सेट्टी जी थे, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि क्या आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपराधों को राजनीति से दूर रखा जाए। मतलब ये कोर्ट में ये बोला गया कि क्या हम कुछ ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे जितने अपराधी होते हैं हमारे देश के, उनको राजनीति से ही हम दूर रख लें। या फिर क्या सजा वाले दिन से सदस्यता एमपी एमएलए की नहीं जा सकती है, ये भी प्रश्न उठा कि क्या जो एमपी एमएलए का जो हम दुहाई देते हैं, हम संसद के कोरम की दुहाई देते हैं, क्या हम ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते कि जिस दिन किसी व्यक्ति पर अगर कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसी दिन से उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 8 का सब क्लॉज 4 आरपीए एक्ट 1951 को सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस कहा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8 का उपधारा 4 इसको क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस कहा, ठीक। अब देखिए
अब इसमें आगे क्या पॉइंट आता है कि आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 के बारे में बात करता है जो एक दूसरे का पूरक है। ठीक, देखिए कहीं ना कहीं जो आरपीए एक्ट की जो सेक्शन हमने 8 सब क्लास 4 देखा वो किसकी बात करता है, वो हमारा बात करता है आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, बात करते हैं 102 क्या होता है। 102 का सब क्लास 1 हमारा कहता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप। अब इसमें देखिए लोकसभा राज्यसभा दोनों को हटाने के लिए एक ग्राउंड होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा का कोई कैंडिडेट है या फिर राज्यसभा का कैंडिडेट है, आपको दोनों लोगों को हटाने के लिए कुछ ग्राउंड होंगे। वो ग्राउंड क्या क्या होंगे सुनिए। लाभ का पद होने पर वह अयोग्य हो गया, मान लीजिए कोई लाभ का पद कोई ले रहा है। ठीक, इसके अलावा कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, कोई दिवालिया हो जाता है, या फिर कोई नागरिकता ही त्याग देता है। तो ये सारे जो ग्राउंड है इस आधार पर किसी भी एमपी एमएलए की सदस्यता को की जा सकती है। ठीक है, या फिर वह विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया जाए, उसको लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो भी उसकी सदस्यता को लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा सेक्शन 8 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है आरपी एक्ट का। ठीक है, यह बताता है कि व्यक्ति किसी अपराध में संलिग्न रहता है जिसमें 2 साल से ज़्यादा सजा मिलती है तब यह धारा लागू होगा। ठीक है, तब यह धारा लागू होगा तथा उस तिथि से वह एमपी एमएलए के लिए अयोग्य तथा बरी होने के लिए 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। देखिए इसमें प्रावधान ये था कि अगर कोई व्यक्ति है किसी अपराध में संलिग्न रहता है तो जिसमें उसे 2 साल से अगर ज़्यादा की सज़ा है तब वह इस धारा में कंक्लूड किया जाएगा। और उस तिथि से मतलब जिस तिथि से ये सिद्ध हुआ कि वो अपराधी है उस तिथि से उसका एमपी एमएलए की सदस्यता चली जाएगी। इसके अलावा उसको बरी होने के बाद कहने के बाद जब वो बरी हो जाता है कोर्ट के द्वारा उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। आरपी एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 कहता है। ठीक है, वहीं सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, 2 साल से ज़्यादा सज़ा मिलती है तो 3 महीने तक प्रभावित नहीं होगा। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 2 साल से ज़्यादा का कोई सज़ा वाला अपराध किया, कोर्ट ने इनको सज़ा सुना दी। अब ये कह रहे हैं कि वो 3 महीने तक वो सज़ा प्रभावी ही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो लिलिन थॉमस ने क्या कहा कि देखिए भैया जो आर्टिकल 8 का सब क्लॉज 4 है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा असंवैधानिक है। ठीक है, अब इसमें कुछ आर्गूमेंट आते हैं, उस आर्गूमेंट को भी हमें समझना होगा। आर्गूमेंट क्या है, इसमें कहा गया कि जब आप सेम डिस्क्वालिफिकेशन 102 और 119 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहे हैं तो आरपीए में भी एक ही तरह का होना चाहिए। आप इसमें अलग क्यों रख रहे हैं, उसमें अलग क्यों रख रहे हैं, ये आर्गूमेंट दी गई। इसके अलावा एमपी एमएलए बनने से पहले और उनके बाद दोनों में योग्य रहना उनको ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि आप जब तक वो एमपी एमएलए नहीं बनते हैं फिर भी आपको देखना होगा वो किसी प्रकार के अपराधी हैं या नहीं हैं, या फिर जब वो बन जाते हैं उसके बाद अगर वो अपराध करते हैं तो भी उनकी सदस्यता ले लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एमपी और एमएलए बनने से पहले और बनने के बाद दोनों ही कंडीशन में उनका योग्य रहना आवश्यक है। ठीक है, और लिली थॉमस ने क्या कहा, लिली थॉमस ने कहा कि सांसद विधायक रहते हुए यह अपने लिए एक कानून कैसे बना सकते हैं और उस अपराध को कैसे कम कर सकते हैं। लिली थॉमस ने बड़ी शालीनता से कहा अपनी बातों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि साहब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति स्वयं अपराधी है और वो खुद सांसद विधायक रहते हुए अपने लिए कैसे कानून बना सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर अपने लिए ही कानून बनाएगा तो जाहिर सी बात अपने भले के बारे में बनाएगा। और कहा कि यह आर्टिकल 14 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है, कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 का सब क्लॉज 4 है वो इस तरह निर्वचन करना चाहिए कि हम संसद को बचा सकें, किसी व्यक्ति को नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भैया जो आप सब क्लॉज 8 मतलब आरपी एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 की जो आप दुहाई दे रहे हैं ना, आप उसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार कीजिए कि आप संसद को बचाइए ना कि किसी व्यक्ति को बचाइए। आप संसद की आड़ में किसी अपराधी को, किसी एमपी एमएलए को, किसी व्यक्ति को बचा रहे हैं तो ये स्वीकार नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। कौन कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और नए सदस्यों का चुनाव नहीं कर सकते, इससे नए और पुराने में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि आप नए सदस्यों का तुरंत चुनाव नहीं कर सकते हैं, और चुनाव अगर मान लीजिए करते हैं तो जितने नए कैंडिडेट आते हैं चुन के, इसके अलावा जो पहले रहते हैं दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक वो कह सकते हैं ना कि एक जो कह सकते हैं साझेदारी के साथ अगर कोई काम करता, हाथों में हाथ पकड़ के मतलब मिल के जो काम करते हैं तो वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी, उसमें कुछ दरारें आ जाएंगी। किसका, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ठीक है,
फिर सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि हम सिटिंग और नॉन सिटिंग को रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि देखिए भैया, आप कह रहे हैं कि एमपी एमएलए बनने से पहले योग्य होना चाहिए और एमपी एमएलए बनने के बाद योग्य होना चाहिए। सरकार ने कहा भैया ये तो हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया है। किस प्रकार का? सिटिंग और नॉन सिटिंग एमपी एमएलए को लेके। और सरकार ने कहा संसद के पास हर मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार है तथा वो अपने लिए भी कानून बना सकती है। और संसद ने कहा कि देखिए साहब, हम सुप्रीम हैं, कहीं ना कहीं कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, अधिकार हमारा है, तो कानून हम ही बनाएंगे, चाहे वो हमारे लिए ही कानून क्यों ना हो। और आर्टिकल 102 का सब क्लॉज 1, 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई और का बाई प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा कि जो हमारा अनुच्छेद 102 है वो अनुच्छेद 19 का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है। अतः जो सब क्लॉज 8 मतलब आरपी एक्ट की धारा 8 सब क्लॉज 4 का जो लिखा है ये गलत है। उनका कहा लिली थॉमस ये गलत है, उनको कहा गया, ये सरकार के द्वारा दलील दी गई। अब आते हैं जजमेंट। इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट बड़ी शिद्दत से सुनती है और कहती है ठीक है, अब हम अपना जजमेंट सुना देते हैं। तो जजमेंट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 102 और 191 को देखेंगे तो संसद केवल एक लॉ बना सकती है। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर हम अनुच्छेद 102 और 191 को अगर हम देखते हैं 191 को, तो हम क्या देखेंगे? वो एक लॉ बना सकती है। अतः अयोग्यता के लिए एक ही कानून बनाइए। आप कह रहे हैं एक बार आप इधर कानून बना रहे हैं 102 में बना रहे हैं, दूसरी बार आप दूसरी जगह कानून बना रहे हैं, तो ये कैसे होगा? आप एक जगह कानून बनाइए ना। आपको अगर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लॉ बनाना है तो आप एक जगह बनाइए, 10 जगह बनाने का क्या मतलब है? कौन कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अपने पुराने निर्णय, मतलब उनका एक पुराना निर्णय था चुनाव आयोग वर्सेस साका के केस को दोहराते हुए कहा कि आप एक ही कानून बना सकते हैं। और ठीक है, मतलब ये जो एक कानून बनाने की जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, किस आधार पर कही थी? चुनाव आयोग वर्सेस साका के केस में, ये जो कि इससे पहले का एक जजमेंट आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का, उसका सहारा लेके। अतः जब से सजा हुई तब से वह अयोग्य माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए भैया ऐसा है, जब से सजा अगर सिद्ध हो जाती है किसके? एमपी एमएलए के ऊपर, तब से वह डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा यह 3 महीने का जो वेटिंग पीरियड है ना, तथा अपील का ट्रायल का समय जो 1 साल तक रखा गया है, ये पूरी तरीके से अवैध है और अयोग्य माने जाएंगे। वह पूरी तरीके से अयोग्य माने जाएंगे। ये जो 3 महीने का जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है, 1 साल का जो कॉन्सेप्ट रखा है, ये पूरी तरीके से इनवैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीछे जो हुआ उसको भूल जाइए, आज के पहले जो भी हुआ उसको भूल जाइए, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बड़ी शिद्दत से कहा ये सब बातें। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? यह एक लंबे समय से बहस चली आ रही थी। ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस में एक लंबे समय से बहस चली आ रही थी। पहले सजा की अपील लंबे समय तक चलती थी। पहले जो होता था, क्या होता था, कोई भी सजा होती थी तो इस कानून के आधार पर क्या होता था, कोई भी सजा को लंबा चलता था, मतलब 2 साल 4 साल 5 साल चलता आ रहा है, तब तक लोग एमपी एमएलए बन जा रहे हैं, सरकार बदल जा रही है, दुनिया भर की चीज़ें हो जा रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अतः अब उन्हें तुरंत सदस्यता खोनी पड़ेगी, भले ही उनके पास अपील का अधिकार होगा। देखिए आप अपील करते रहिए, लेकिन आप एमपी एमएलए की सीट पे आप नहीं बैठ सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था उसको भी जानने की हमें आवश्यकता है। लास्ट पॉइंट हम समझाते हैं आपको इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट में हमारा ये है कि सरकार 2013 में संशोधन लाकर इसे बदलना चाहिए। 2013 में सरकार एक अमेंडमेंट लाई और सोची कि हम इसे बदल दें, और कहा स्वतः नियोग्यता नहीं होगा, मतलब आप जैसे ही अपराध सिद्ध हो जाएगा तुरंत कोई अयोग्य नहीं होगा। लेकिन इस निर्णय के बाद अपनी सीट को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस जो निर्णय आया था लिली थॉमस का 2013 में, कहीं ना कहीं इस निर्णय के बाद कोई भी एमपी एमएलए अगर इस तरह की कार्यों में संलिग्ध रहता है तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। तो दोस्तों ये था हमारा लिली थॉमस का केस। एक बार आपको इसमें शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इसमें क्या था, 2013 में लिली थॉमस का केस आया था। कुल मिला के ये जो हमारे चुनाव में धन बल बाहुबल का जो प्रकोप लगातार चला आ रहा था, उसको लेके ये बात थी। इसमें लिली थॉमस सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कहती है हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ऐसे प्रावधान को बैन कर देना चाहिए, जो कि हमारी आरपी एक्ट की धारा 8 सब क्लास 4 में 89 और 102 191 ये सब चीज़ों की इसमें बात की गई थी। तो ये सब का सब संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, जो 3 महीने का जो कॉन्सेप्ट है, 1 साल का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अवैध है। अगर कोई व्यक्ति अगर डिस्क्वालीफाई है, अगर कोई दोषी माना जाता है तो उसकी सदस्यता उसी समय से चली जानी चाहिए। तो कुल मिला के हम देखेंगे
कि हमारे ये लिली थॉमस का जो केस है एमपी एमएलए से संबंधित, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आई होप कि आप सभी को ये केस बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार और इस क्लिप को सुनिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले किसी दूसरे ऑडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो।